डियर स्टूडेंट सादाब, मैं मास्टर निर्मल सिंह त्राली। आज जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्लास 9th सब्जेक्ट जनरल साइंस चैप्टर नंबर 15 और टर्म सेकेंड से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, वी नो in our solar system there is only one planet, that is planet Earth, where the life exists. And how the life exists only on this planet? It is because of that Earth fulfills all the requirements, all the needs of a life. Dear students, we know all living organisms including human beings are dependent on God given gifts, and this planet of solar system, that is Earth, is full of these God given gifts. प्यारे बच्चों, जैसे आपको बता दिया गया कि आज का टॉपिक जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे इंट्रोडक्शन चाहेंगे। तो हम जानते हैं कि इस कायनात में ज़मीन ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ जानदार चीज़ों का वजूद जो है वो कायम है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि हर किसी जानदार चीज़ की जो ज़रूरत है वो इसी प्लैनेट से, अर्थ से जो है वो इससे हासिल होती है। बाकी के प्लैनेट्स जो हैं वहाँ एक जानदार चीज़ की ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो उसको मुहैया नहीं हो सकती हैं, वो उसको हासिल नहीं हो सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कुदरत ने ज़मीन को बहुत सारी नियामतों से नवाजा है, और इन्हीं नियामतों की बदौलत से, इन्हीं की वजह से इस ज़मीन पे जानदार चीज़ों का वजूद जो है वो कायम है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये अर्थ प्लैनेट जो है इसके 3 स्फीयर्स हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ लिथोस्फीयर, नंबर 2 इज़ हाइड्रोस्फीयर एंड नंबर 3 इज़ एटमॉस्फेयर। यानी इस अर्थ प्लैनेट के 3 अहम कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन दिस। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर ज़मीन के 10 हिस्से किए जाते हैं तो 10 हिस्सों में से 7 हिस्से जो हैं वो पानी से भरे पड़े हैं, और ज़मीन की सतह के सिर्फ 3 हिस्से ऐसे हैं जो खुश्की की सूरत में पाए जाते हैं। तो ये यानी कि 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, और इसी हिस्से को जो पानी से भरा पड़ा है इस ज़मीन की सतह का, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो आप देखते हैं इस कायनात में, इस ज़मीन पे हमें पानी जो है बहुत सारी जगहों पे देखने में मिलता है, जैसे स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर में भी पानी जो है वो पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पानी जो है ज़मीन की सतह पे हमें स्ट्रीम्स में, नदी नालों में, चश्मों में, दरियाओं में, झीलों में, समंदरों में, तो इसके अलावा पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक इस वाटर का ताल्लुक़ है, पानी का ताल्लुक़ है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है जो तीनों सूरतों में पाया जाता है। इट एग्जिस्ट्स इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर, दैट इज इट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल एज गैसियस फॉर्म। पानी एक ऐसी शय है, एक ऐसा कंपाउंड है इस कायनात में जो तीनों हालतों में पाया जाता है, यानी ठोस, माया और गैस, रकीक की सूरत में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि बाकी का हिस्सा जो 25% ज़मीन की सतह का है वो खुश्की की सूरत में है, जिसको हम लैंड का नाम भी दे सकते हैं, और इसका जो ऊपर वाली तह जो इसकी सतह जो है, दिस इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो इसमें भी आप लिथोस्फीयर में भी आप देखेंगे, अगर गौर करेंगे तो यहाँ हमें
प्लेन्स भी नज़र आएंगे, कहीं ज़मीन हमें बिल्कुल हमवार नज़र आएगी, कहीं पहाड़ नज़र आएंगे, कहीं रेगिस्तान नज़र आएंगे, और कहीं और तरह की ज़मीन जो है वो हमें नज़र आती है। तो तीसरा और अहम स्फीयर कंपोनेंट जो है वो ज़मीन का वो हिस्सा है जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये 25% जो ज़मीन का है ये खुश्की की सूरत में पाया जाता है, और इसी को हमने लिथोस्फीयर का जो आउटर क्रस्ट नाम दिया, और यहाँ 75% जो है ये हाइड्रोस्फीयर है। लेकिन ज़मीन की पूरी सतह जो है ये चारों तरफ से हवा के एक गिलाफ से लपेटी हुई है, यानी द अर्थ इज कवर्ड बाय एन एनवलप ऑफ एयर विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यहाँ आप देख रहे हैं कि ज़मीन के बाहर से ये जो मैंने थोड़ा सा डॉट्स लगा दिए, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो है ये वो हिस्सा है, वो स्फीयर है जो एयर से लपेटा हुआ है, हवा से लपेटा हुआ है। और आप जानते हैं हवा जो है ये भी बहुत सारे गैसेस से मिलके बना हुआ है। हवा जो है ये भी बहुत सारी गैसेस से मिलके बनी हुई है। ये एक मिक्सचर है जिसमें आप देखेंगे इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स आप देखेंगे, और इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो एक जानदार चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ओजोन लेयर वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर एक हम ह्यूमन बीइंग की एक मिसाल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर इसकी नीड्स के बारे में हम देख लेते हैं, सबसे पहले इसको रहने के लिए शेल्टर यानी रहने के लिए घर, उसके बाद सांस लेने के लिए इसको हवा की ज़रूरत होती है, खाने के लिए इसको खुराक की ज़रूरत होती है, इसके अलावा पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसके अलावा पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसको सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। यानी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स की। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनमें से आप देखेंगे हर किसी इंसान के लिए एक अच्छे से अच्छा घर, सुंदर से सुंदर घर होना चाहिए, चाहते भी हैं। देन सांस लेने के लिए इसको हवा की ज़रूरत होती है, खाने के लिए इसको खुराक की ज़रूरत होती है, पीने के लिए इसको पानी की ज़रूरत होती है, या पानी और भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है, और इसको अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। यानी इसको सनलाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी जो है उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये ज़रूरत की चीज़ें जो हैं एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की, ये कहाँ से पूरी होती हैं। सपोज़ सबसे पहले बात हमने उठा दी हाउस की, तो एक मकान बनाने के लिए, शेल्टर के लिए एक इंसान को लैंड की ज़रूरत होती है, ज़मीन की ज़रूरत होती है। उसके बाद एक मकान बनाने के लिए आप देखते हैं आपकी ये क्लासरूम जो है, अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं यहाँ वुड का इस्तेमाल किया गया है, यानी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आप देखेंगे स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ सैंड का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ सीमेंट वगैरह या आयरन का भी इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो इसको ये अपना मकान बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम गौर से देखेंगे इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जो इसको लिथोस्फीयर से हासिल होती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो इसको हाइड्रोस्फीयर से हासिल होती हैं। तो यहाँ आपने देखा लकड़ी, पत्थर, रेत वगैरह, सीमेंट वगैरह, लोहा जो है, ये आम तौर पे ये चीज़ें जो हैं इसको ज़मीन से ही हासिल होती हैं। यानी हमारे इस प्लैनेट का लिथोस्फीयर वाला हिस्सा जो है
ये इसकी इसमें मदद करता है। उसके बाद अगर हम एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की ग़िज़ा के बारे में देखते हैं, इसकी खुराक जो है, तो इसकी खुराक जो है आम तौर पे ज़्यादातर हमारी खुराक का जो हिस्सा है वो प्लांट्स से हासिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम गौर से देखेंगे तो एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग की ग़िज़ा का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो प्लांट्स से हासिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कुछ आइटम्स आपके सामने रखे हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे ये एक सेब है, यहाँ नाशपाती आप देखेंगे, अंगूर आप देखेंगे, यहाँ वेजिटेबल्स की सूरत में। तो प्लांट से हमें क्या क्या हासिल होता है? हमें सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी लिखिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, इवन कि क्लोथ्स वगैरह का भी अगर हम जिक्र करेंगे तो हमें प्लांट से ये हासिल होते हैं। और इसके अलावा हमारी ग़िज़ा का कुछ हिस्सा जो है वो एनिमल से भी हासिल होता है, यानी मिल्क, मीट और एग वगैरह जो है ये हमें एनिमल से हासिल होते हैं। तो अगर हम गौर से देखेंगे ये प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करते हैं। वो हम इस सफ़ेयर में यानी कि लिथोस्फीयर पे ही देखेंगे, क्योंकि जो भी हम फ्रूट्स, अनाज वगैरह लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, ऑयल्स वगैरह लेते हैं, तो आप देखेंगे आम तौर पे ये पौधे जो हैं ये हमें सप्लाई जो हो रहे हैं इस सफ़ेयर से हो रहे हैं। तो इसके अलावा जो हमें एनिमल्स से कुछ ग़िज़ा हासिल होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मीट, मिल्क, एग वगैरह, अगर आप देखेंगे ये भी सभी ऐसी जानदार चीज़ें हैं जो इसी सफ़ेयर में, इसी कंपोनेंट में पाई जाती हैं। यानी कि लिथोस्फीयर जो है ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है ज़मीन का। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम देखेंगे बाकी की ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर भी एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंसान के लिए, हर किसी जानदार चीज़ के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत की चीज़ है। तो पानी जो है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, इस कायनात में आप देखेंगे ये स्ट्रीम्स में पाया जाता है, स्प्रिंग्स में पाया जाता है, रिवर्स में पाया जाता है, लेक्स, ओशंस वगैरह में, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर में भी पानी पाया जाता है। तो जहाँ तक पानी का ताल्लुक़ है, यह हमारे किस काम आता है? पानी हमारे ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पानी वॉशिंग, बाथिंग, या इसके अलावा पानी जो है एक हमारी बड़ी अहम ज़रूरत जो है इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और वगैरह बाकी कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देख लिया कि ये दो कंपोनेंट्स आ गए। पानी से हमारी कुछ ग़िज़ा भी हासिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़िश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें पानी से ही हासिल होती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो हमें पानी से ही हासिल होते हैं, यानी कि वाटर रिसोर्स से ही हासिल होते हैं। उसके बाद तीसरा और अहम कंपोनेंट जो आप देखेंगे, एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को, हर किसी जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, यानी सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। और आप जानते हैं हवा जो है ये मिक्सचर है, बहुत सारी गैसों से मिलके बनी हुई है। तो यहाँ आप देखेंगे ज़मीन का वो हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो है ये हर साइड से, चारों तरफ से हवा के गिलाफ से लपेटी हुई है, और ऐसे ही हिस्से को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो है ये भी एक जानदार चीज़ को जिंदा रहने के लिए इसकी बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। हर किसी जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आमतौर पे प्लांट से हासिल होते हैं, लेकिन प्लांट्स को अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। अगर प्लांट ज़िंदा हैं तो तब भी हम ज़िंदा रह सकेंगे बाकी की जानदार चीज़ें। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी एटमॉस्फेयर में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स और ओजोन लेयर जो आप देख रहे हैं ये भी अपनी अपनी जगह पे बहुत अहम रोल अदा करते हैं, जिनका जिक्र हम अगली क्लासों में जान के कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देख लिया
कि एक जानदार चीज़ की ज़िंदगी तब भी मुमकिन है इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे, जब तीनों कंपोनेंट्स इसके जो हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये इसमें इनका वजूद यहाँ होगा और ये अपने इनके कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रॉपर मिकदार में होंगे, तब ये एक जानदार चीज़ का इस कायनात में ज़िंदा रहना जो है वो मुमकिन है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि जो भी हमने यहाँ ज़रूरत की चीज़ें देखी, कुछ लिविंग फॉर्म में पाई जाती हैं, कुछ नॉन लिविंग फॉर्म में पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ तक प्लांट्स और एनिमल्स का ताल्लुक़ है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिविंग फॉर्म में यानी जानदार चीज़ों की सूरत में ये पाई जाती हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो जहाँ तक नॉन लिविंग फॉर्म्स का ताल्लुक़ है, जैसे एक जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए हवा की, पानी की भी ज़रूरत होती है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए जो लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए जो नॉन लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों मिल के जो हैं ये बायोस्फीयर बना देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इस कायनात में बहुत सारी ऐसी नेचुरल गिफ्ट्स हैं जो नॉन लिविंग फॉर्म में पाई जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी भी नेचुरल गिफ्ट्स हैं जो लिविंग फॉर्म में पाई जाती हैं। तो जो लिविंग फॉर्म में पाई जाती हैं उसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और जो नॉन लिविंग फॉर्म में पाई जाती हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और दोनों जो है वो मिल के बायोस्फीयर बना देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि व्हाट वी मीन बाय रिसोर्स। रिसोर्स से क्या मुराद है, रिसोर्स किसे कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, रिसोर्स इज द सप्लाइंग ए मटेरियल हेल्ड इन रिजर्व, यानी कोई ऐसी शय मुहैया करना जो ज़ख़ीरे की सूरत में पाई जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे नेचुरल रिसोर्स हो गया ऐसे रिसोर्सेज जो कुदरती तौर पे इस कायनात में ज़ख़ीरे की सूरत में पाई जाती हैं, यानी दीज आर द मटीरियल्स प्रेजेंट इन नेचुरल एनवायरनमेंट, दैट मीन्स इन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर and in atmosphere, but are useful for life. These are the materials present in natural environment, that is in lithosphere, hydrosphere and atmosphere, but are useful for life. For example, अब आपने देख लिया ये materials present in natural environment है, but useful for life, but useful for life. तो अगर हम मिसाल देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एट्सेट्रा, यानी कि कोई ऐसी शय जो इस कायनात में, चाहे वो एटमॉस्फेयर में, चाहे वो लिथोस्फीयर में, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर में पाई जाती हो, लेकिन ये जानदार चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इनको हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक इन नेचुरल रिसोर्सेज का ताल्लुक़ है, जैसे मिसाल आपने देखा एयर, वाटर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, यहाँ आप देखेंगे सनलाइट जो है ये भी एक अहम रिसोर्स है जिससे इस कायनात में जानदार चीज़ों का जो है वो वजूद कायम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में इस कायनात में पाई जाती हैं। तो इसलिए
ज़रूरत है कि हम इन रिसोर्सेज का बड़े दानिशमंदाना तरीके से, बड़े एहतियात से इनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन एक इंडिविजुअल जो है, हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम इनका इस्तेमाल इस ढंग से कर रहे हैं जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उभर के आ चुकी हैं या उभर के आने वाली हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमने इन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने से बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो उभर के आई हैं वो ये हैं। आप देखते हैं कि पोल्यूशन, आप देखते हैं हर तरफ से चर्चा यही होता है, एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का या सॉइल पोल्यूशन का। लेकिन ये किसकी बदौलत से हो रहा है? ये सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग ने अपनी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने के लिए इसमें ऐसा एनवायरनमेंट में हो रहा है। देन देयर इज़, आप देखेंगे और भी प्रॉब्लम्स जो उभर के आ रही हैं। एसिड रेन, उसके बाद आप देखेंगे ओजोन डिप्लेशन, यानी कि ओजोन लेयर को भी खतरा हो रहा है हमारी बदौलत से। एंड ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा सॉइल इरोजन, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटी से अपनी ज़िंदगी को आरामदायक बनाने के लिए हमने पोल्यूशन, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग या सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम्स को जन्म दे दिया है। तो प्यारे बच्चों, किसी कश्मीरी शायर ने क्या खूब फरमाया है। किसी कश्मीरी शायर ने ऐसे फरमाया है, चोसु गाट जारुक नूर चलोगुत नार इंसानो, चोसु गाट जारुक नूर चलोगुत नार इंसानो, करथ इंसानियत बदनाम हा बेयार इंसानो। या किसी उर्दू शायर ने ऐसे ही किया है, बयान किया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना इत्ताअत के लिए कुछ काम न थी करो बिया। प्यारे बच्चों, कि हमने अपनी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने के लिए हर किसी चीज़, अपने फैमिलीज़ को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आप को मुहैया करने के लिए इस एनवायरनमेंट का कोई, या इस बायोस्फीयर पे हमने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आजकल देखते हैं आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उभर के आ रही हैं। और क्यों हो रही हैं ऐसी प्रॉब्लम? ऐसा करने के लिए क्यों इंसान मजबूर हो गया है? क्योंकि 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बदौलत से ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स उभर के आ रही हैं। नंबर 1 जो है, दैट इज़ द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी आबादी के बढ़ने के साथ साथ इंसान की ज़रूरत की चीज़ें जो हैं उनकी मिकदार भी जो है वो भी बढ़ती गई। तो इस सूरत में एक इंसान ने दरख्तों को काट कर, जंगलों को साफ करके या ज़मीन पे बाकी तरह की जो एक्टिविटीज़ की, उससे एनवायरनमेंट को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वेस्ट मटेरियल्स की मिकदार जो है वो कायनात में बढ़ती है, जिसमें हमारी सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जो है, ऐसी किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो उभर के आ रही हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो है, दूसरी वजह जो है, दैट इज़ अर्बनाइजेशन। तो आप जानते हैं कि आम तौर पे एक तो सिटीज़ में आप देखते हैं, टाउन्स में, एक तो अपनी लिहाज से वहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन अब गाँव से लोग हिजरत करके जा रहे हैं शहरों की तरफ। या तो वो रोज़गार की तलाश में जाते हैं या बाकी की उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए वो जाते हैं, जिससे वहाँ की पॉपुलेशन में और इजाफा हो जाता है, जिसकी बदौलत से वहाँ भी आप देखेंगे सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उभर के आ रही हैं। और तीसरे और अहम वजह जो है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कारखाने और फैक्ट्री वगैरह का कायम होना। तो इससे भी, कारखानों से, फैक्ट्री से, चाहे वो स्मोक की सूरत में, चाहे वो लिक्विड वेस्ट की सूरत में जो चीज़ें निकलती हैं, जो वेस्ट्स बाहर आते हैं, वो हमारे एयर पोल्यूशन, वो हमारी वाटर पोल्यूशन, वो हमारी सॉइल पोल्यूशन में इजाफा कर देते हैं, जिससे हमारे इस एनवायरनमेंट पे एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो लाहक हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन
ऑन दिस चैप्टर दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ आपने देख लिया कि ज़मीन जो है, अर्थ जो है, ये इस कायनात में, इस सोलर सिस्टम में वाहिद एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ जो है वो कायम है। वो इस वजह से है क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कुदरत की दी हुई नियामतों से भरी पड़ी है, और इन्हीं कुदरत की अता की हुई नियामतों से, गॉड गिवन गिफ्ट्स की बदौलत से ये अर्थ पे जानदार चीज़ों का जो वजूद है वो कायम है। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि अर्थ के 3 कंपोनेंट्स अहम हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो इसमें आपने देख लिया एटमॉस्फेयर, ज़मीन का तकरीबन 75% हिस्सा जो है सरफेस का वो पानी से ढका हुआ है, एंड दैट पार्ट ऑफ दिस सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद आपने देखा यहाँ ज़मीन पे हमें स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस और एटमॉस्फेयर की सूरत में ये पानी जो है ये पाया जाता है। तीनों सूरतों में पाया जाता है, सॉलिड की सूरत में, लिक्विड की सूरत में, गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है। उसके बाद फिर आपने देखा 25% हिस्सा जो है इस अर्थ सरफेस का वो सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है, जिससे हम लैंड या इसके अपर मोस्ट क्रस्ट जो इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर एक ऐसा कंपोनेंट अर्थ का है जो हमें रहने के लिए, मकान बनाने के लिए, फसलें उगाने के लिए और बाकी की हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो लिथोस्फीयर से हासिल होती हैं। तो उसके बाद आपने देखा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है ये हवा के गिलाफ है जो पूरी दुनिया को, पूरी अर्थ को लपेट लेता है, लेकिन इसमें बड़ी अहम किस्म की गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जो एक इंडिविजुअल को, एक जानदार चीज़ को, ह्यूमन बींग्स को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और ख़ासकर हमारे इस एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आदाब।